बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 3 फरवरी है और सोमवार का दिन है। आज नाज़रीन किराम 3 बड़ी खबरें अब तक दिन के इस हिस्से तक 3 बड़ी खबरें आज के दिन में सामने आई हैं। सबसे पहली बड़ी खबर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान पहले बड़े राबते की है और इस राबते के अंदर गिले शिकवे भी हुए, इसके अंदर सजेशंस भी दी गई और इस राब्ते के अंदर इमरान खान ने मना भी किया इस्टेब्लिशमेंट को किसी चीज से बाज रहने का, किसी चीज से रुक जाने का और किसी चीज से अपने आप को पीछे हटा लेने का। यह मशवरा भी दिया गया है। यह एक बड़ा ही जबरदस्त खत है जिसके चीदा चीदा नुकात खुलकर सामने आए हैं। ऑब्वियसली इसकी तफसील अभी मुकम्मल सारा खत सामने नहीं आया, लेकिन कुछ कुछ चीजें निकल कर आना शुरू हो चुकी हैं। 2000 चीजें पहले पता चली थी, 2000 चीजें अभी बड़ी मजेदार पता चली हैं। इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत में क्या क्या कहा, क्यों कहा और यह खत लिखने की वजह क्या है। क्या अब यह समझा जाए कि मामला तय हो चुके हैं, यह समझा जाए कि बातचीत का बाकायदा आगाज हो चुका है और इस खत को आगे कैसे परसीव किया जा रहा है। ये 2-4 अहम तरीन चीजें हैं और इमरान खान क्या कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को किस चीज से रोका जा रहा है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। ये पहली खबर है। दूसरी खबर याहिया अफरीदी साहब के बारे में, जहां पर आज उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए अपने जुर्म को तस्लीम किया। मैं इसे जुर्म ही कहूंगा, गो कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने तस्लीम किया कि ये जो जज हैं ये मैंने ही ट्रांसफर करवाए हैं, यानी कि मेरी मन मंशा से हुए हैं। और जब सहाफियों ने सवाल किए तो कैसे ये लाजवाब हो गए, कौन से सवाल के ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी नॉकआउट हो गए। ये दूसरी बड़ी खबर है जो आपके सामने रखने वाली है। और तीसरी बड़ी खबर, कल मुक्तदरा या बंद कमरों से या नामालूम सरकारी जराए से ये जो जजेस को ट्रांसफर किया गया है, इसका पूरा एक पलंदा बना के भेजा गया था, जिसमें बताया गया था जी देखिए हम तो सिर्फ ये हमने पहली दफा तो नहीं किया, इससे पहले फलां 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 भी तो ट्रांसफर हो चुका है। उसका जवाब जो कानूनी माहिरीन है उन्होंने ठीक ठाक ठोक ठाक के दे दिया है, तो वो भी आपके सामने रखने के लिए। और कल ही मैंने प्रिंसिपल पोजीशन अपनी इसके ऊपर वाज़ेह कर दी थी। मैंने आपको बता दिया था कि ये जो कहानी सुना रहे हैं ना, ये सारी की सारी कहानी है, इसके अंदर हकीकत कोई नहीं है। तो जरा इन तीनों खबरों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जरा आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान ये खत और खत के सिलसिले की बात करते हैं। इमरान खान ने पहले तो ये खत लिखा क्यों, देखिए नाज़रीन किराम, इमरान खान ने खत लिखकर बड़ेपन का मुजाहरा किया। इमरान खान ने यह जेस्चर दिया है कि वो मामलात को हल करना चाहते हैं। इमरान खान ने यह जेस्चर दिया है कि मैं अपनी अनाह को बढ़ाना नहीं चाहता, मेरे लिए मुल्क पहले है, मेरी अनाह बाद में है। इमरान खान ने यह जेस्चर दिया है कि मेरे 24 करोड़ में से समझ लीजिए 18-20 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ हैं और इन इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद, इतनी बड़ी पब्लिक सपोर्ट होने के बावजूद, इतनी ज्यादा लोगों के अंदर मोहब्बत होने के बावजूद इमरान खान हाथ बढ़ा रहे हैं और वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ भी जाना चाहते हैं। मैं किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूं, चाहे वो गलतियां किसी इदारे की तरफ से हुई हो या इमरान खान की तरफ से हुई हो, दोनों के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहते हैं। अब ये जो खत लिखा गया है, जो उसके नकात सामने आया नाज़रीन किराम, वो बड़े ही अहम तरीन है, वो बड़े ही अहम तरीन है। गो के इसके ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि सीधा सीधा खत लिखना चाहिए था कि फौज को बिल्कुल सियासत से परे हट जाना चाहिए, इनका कोई काम नहीं है सियासत से, दिस एंड दैट। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इमरान खान ने उसको पूरा आर्किटेक्ट किया है, बनाया है, जिस तरह से जो है ना वो फॉर्मुलेट किया है इस पूरे खत को और उसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो बड़ी जबरदस्त है। यही लैंग्वेज होनी चाहिए थी। ये खत लड़ने के लिए नहीं होना चाहिए था, ये खत संभलने के लिए होना चाहिए था। तो इस खत के अंदर नाज़रीन किराम 3-4 मोटी मोटी बातें की गई हैं। एक तो इस चीज को एक्नॉलेज किया गया है कि देखिए हर रोज हमारे जो फौजी जवान हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर शहीद हो रहे हैं। फिर दूसरा इस चीज को बताया गया है, देखिए कोई भी फौज अपनी कौम की सपोर्ट के बगैर नहीं लड़ सकती है। आपको इस बात को समझना होगा। फौजें अपने हथियारों से नहीं लड़ा करती हैं, अपनी तादाद से नहीं लड़ा करती हैं, फौजें कौमों के हौसले से लड़ा करती हैं। तो अगर आपके साथ कौम की सपोर्ट नहीं होगी तो आप नहीं लड़ सकेंगे। ये इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तीसरा, उन्होंने ये बताया कि हम ये वक्त है कि फौज के साथ पूरी कौम खड़ी हो। अब यहां तक आप बात सुन के कह रहे होंगे कि यार इमरान खान ने तो बहुत ही मिठा तेज कर देता है, यानी कि वो तो सारी इस तरह बात कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम साथ उन्होंने कहा लेकिन आपको यह समझना होगा कि अवाम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ है।
अवाम के दिलों में नफरत क्यों पैदा हुई है। फिर इमरान खान ने इस हिस्से के ऊपर बात करना शुरू की और मैंने बताया ना कि इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। ऑब्वियसली जब असल खत सामने आएगा, उसके असल हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके असल मतन को देखेंगे, मैटर को देखेंगे उसमें क्या बातचीत हो रही है, किस लहजे में हो रही है, किस अंदाज में हो रही है, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे आपको बताने के। लेकिन जो अभी तक उनके वकील फैसल चौधरी के जरिए और मुख्तलिफ जराए के जरिए जो पता चल सका है, वो कुछ सीधा सीधा निकात है। तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौज की जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां थी, उनसे अवाम के दिलों के अंदर नफरत पैदा हुई। अपने आप को इन पॉलिसी से दूर करने के लिए इमरान खान ने कहा कि अपने आप को दूर कीजिए इन पॉलिसीज के साथ। कौन सी पॉलिसीज? दो चोर खानदानों के साथ खड़े हो जाने वाली पॉलिसीज। अवाम के दिलों में ऑलरेडी नफरत थी इन दो खानदानों के लिए, करप्शन की वजह से, चोरी चकारी की वजह से और बेशुमार वजूहात की बुनियाद पर। तो जब एस्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया कि वो उनके ऊपर, सारे के ऊपर छतर छाया कर लेंगे, तो अवाम के दिलों के अंदर ये बातें आना और ये सारी चीजें एक नेचुरल बात थी। लिहाजा ये नेचुरल है। और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, यानी इमरान खान ने ये कहा कि फौज को अपने आप को इससे दूर करना चाहिए। नाज़रीन किराम, इस खत का क्या फायदा होगा? आप मुझसे सवाल कीजिए, इस खत का क्या फायदा होगा? मुझे ये लगता है कि इस खत का बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत सारी चीजें इससे तय होंगी। मैं उसकी मिसाल देता हूं। गुज़िश्ता शब मैं कहीं पे एक जगह पे, एक काम तरीन जगह पे बैठा हुआ था। वहां पर एक बड़े वेल कनेक्टेड दोस्त हमारे साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये मेरी उनसे बातचीत चल रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये बहुत गंद मच गया, या यार ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो चुका है, देखिए कितना फिर वो इदारे के ऊपर हर्फ आ रहा है, ये वो। तो उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से बहुत अहम तरीन जगहों से इंफॉर्मेशन मिली है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो स्टैब्लिशमेंट की क़यादत है, इस वक्त मौजूदा क़यादत, स्टैब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत अपनी मौजूदगी में ये चीज़ें ठीक करके जाएगी। अब ये बात सुनने में हजम नहीं होती है, ऑब्वियसली हजम नहीं होती है, लेकिन नेचुरल जरूर है। आप जनरल बाजवा को भी देखिए ना, जनरल बाजवा ने ये आखिरी दिनों के अंदर ये जो एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, ये क्यों करने की कोशिश की थी? कभी आप सोचिए कि उन्हें अच्छा खासा चल रहा था, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हुई थी, सब कुछ था, लेकिन उनके दिल में अंदर ये था कि यार कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है नून लीग के साथ, यार ये वो, और कुछ ना कुछ तो मेरे से हुआ है। उनकी क़यादत को जेल में डालना, या ये वो, दिस एंड दैट, तो मेरे ऊपर बातें आ रही हैं और ये वो, मुझे ना सबको सेटिंग करनी है, सब कुछ नॉर्मल करना है। उस चक्कर में काम खराब हो गया, उस चक्कर में काम बहुत ही खराब हो गया। तो ये जो दावा किया जा रहा है, मैं क्योंकि ये 2+2=4 वाला दावा नहीं है। ये दावा ऐसा नहीं है जिसको हम फौरी तौर पर इंप्लीमेंट होते हुए देखें। ये दावा ऐसा भी नहीं है कि जो फौरी तौर पर मैं आपको बता दूं, देखा मैंने कल कहा था, आज ये बात सच्ची साबित हो गई। ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग चीज है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है वो मुझे लॉजिकल लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पीटीआई का नुकसान हुआ तो इदारे का भी बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं, कैपिटल लगता है, और मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूं। ट्रस्ट कैपिटल लगा है। आंखें बंद करके लोग जो है वो यकीन करते हैं। अभी आप देखिए ना, बहुत सारे जगहों के ऊपर आप कमेंट्स पढ़िए, आपको दिली दुख होता है कि यार क्या ये हमारा वही इदारा जिसके बारे में जो है ना वो लोग आंखें बंद करके कहते थे कि शादी ब्याह के ऊपर इनके खिलाफ बात कर देता था तो वो लड़ाई हो जाती थी वहां पर। अब शादी ब्याह पे जो है वो डिस्कस ही ये हो रहा होता है, बातें ये हो रही होती है, हर बंदा खिलाफ बात कर रहा होता है। तो ये क्यों हुआ और क्या ये ठीक हो सकता है? तो इसके ऊपर हमारे दोस्त ने, जो कि बड़े हमारे वेल कनेक्टेड दोस्त हैं, उन्होंने ये बताया। उन्होंने कहा कि ये मौजूदा क़यादत, ये बात चली है कहीं ना कहीं जो है ना वो स्पार्क हुआ है, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ हुआ है कि जो मौजूदा क़यादत है वो इस पूरे मामले को ठीक करके जाएगी, अनडू करेगी चीज़ें और चीज़ों को ठीक करेगी। अल्लाह करे ऐसा हो, ये मेरी ख्वाहिश है। आप इसे खबर नहीं, मेरी ख्वाहिश समझ लीजिए, क्योंकि खबर तो है, मुझे कहीं से पता चला, लेकिन मैं इसे फिल वक्त ज्यादा उसमें नहीं जाता हूं। मैं कहता हूं यार इसे मेरी ख्वाहिश ही समझिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा ना हुआ, ना काबिले तलाफी नुकसान, ना काबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, जैसा नुकसान काजी फाइज ईसा और ये वो अदलिया को पहुंचा चुके हैं और यही अफरीदी अदलिया को पहुंचा रहे हैं, ऐसा नुकसान। अब ये देखिए ना, काजी फाइज ईसा ने जो गंद घोला और जिस तरह से अदलिया के इदारे को बदनाम किया और अपने ही इदारे को तकसीम कर दिया, और उसके अंदर इन्होंने, यानी उमर अता बंदयाल के दौर से ये गंद डाल रहे हैं। उस वक्त उस गंद के अंदर आज के जो अफेक्टी है ना वो भी शामिल थे, यानी मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब। तब ये भी कहते थे नहीं ये 2-3 नहीं है, असल दे विच 2-4 दा गिनती हो गई हुई है। आपको याद है, इसी तरह की बातें नहीं होती ना, 2-3 नहीं है, 4-2 है, ये वो, इसी तरह से होता था, आपके सामने है सब कुछ। तो अगर ये उस वक्त उस आईनी ऑर्डर के
मुखालिफ खड़े ना होते तो आज ये भी मजलूम ना होते। लेकिन मजलूमियत बढ़ गई ना, लेकिन मजलूमियत तो वो क्या कहते हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि याहिया अफरीदी साहब ने अपने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया है। सहाफ़ियों से आज गुफ्तगू कर रहे थे, एक इनकी तंजीम है सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदगान की, तो उसके अंदर वो शामिल थे और उसकी तकरीब के अंदर, और उसमें जो है ना वो बहुत बातें हो रही थी, तो सहाफ़ियों ने बहुत सारे सवालात किए और ये जो ट्रांसफर्स हुई उनके ऊपर भी बात की गई। तो उन्होंने कहा आप रिजॉइस यानी कि खुशी मनाइए कि मुख्तलिफ जगहों से जो है ना वो लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरी मंशा शामिल है इसके अंदर, मेरी मुशावरत शामिल है, कितना अच्छा लगेगा एक बलोची बोलने वाला जज वहां पे खड़ा हो, एक सिंधी। मैं कहता हूं फिल वक्त के लिए इस बात को मान भी लिया जाए, इस वक्त को मान भी लिया जाए, तो इस वक्त तो नाज़रीन किराम उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह है कि इस वक्त सिचुएशन कैसी है जिसके अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। इससे तो पता चल रहा है कि आप दूसरी साइड पर खड़े हैं, दूसरी लाइन टो कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नजर ही नहीं आती है। ये तो ड्रामेबाजी कहने की कोशिश करना ना कि नहीं 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 मैंने तो इसलिए किया है, तो फिर सीनियरिटी की बात ना कि नहीं 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 सीनियरिटी असूल अभी आएगा था। आपको जब पता था कि ये ड्रामेबाजी होगी तो आपने ये आप ये कह सकते थे कि ठीक है जूनियर जज ले आए। आपने क्यों मोस्ट सीनियर जज लाने की बात की? इसका जवाब कौन देगा? इसके ऊपर हमारे दोस्त कमर मेकन साहब ने उन्होंने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, जिसके ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो थथे हो गए। वो क्या सवाल था? उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात मान ली जाए, आपकी बात को दुरुस्त तस्वुर कर लिया जाए, तो ये बताइए कि जिस तरह से इन हाई कोर्ट के जजेस को, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ नंबर्स पे मौजूद जजेस को चुना गया है, जिस तरह से चुना गया उसका मेरिट क्या है, वो क्या तरीक़ाकार है, वो क्या मेरिट है, वो क्या आपके पास जो है ना वो तरीक़ाकार है जिससे आप कह सकते हैं कि यार इस बुनियाद पे मैंने चुना है। मैं हैरान हो गया नाज़रीन किराम, मैं हैरान हो गया, बहुत हैरान। यानी मैं आपको इस पे छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, हमारे जजों की और ये बरतानिया के जजों की मैं मिसाल देना चाहता हूं। आपको छोटी सी मिसाल है, आपको सुन के मजा भी आएगा, आपको पता चलेगा कि हम दुनिया में किस घटिया लेवल पे मौजूद हैं और हम किस 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 सतह पे आ गए हैं। नाज़रीन किराम, मुझे कुछ दिन पहले एक बड़ा दिलचस्प मुकदमा पता चला। मुझे पता चला हमारे एक दोस्त हैं जुबैर साहब, वो यहाँ पर काइटिंग कुछ एसोसिएशन बनी हुई है मैनचेस्टर सिटी के अंदर, तो वैसे पूरे इंग्लैंड में है, तो ये जाके पेचे शेचे करते हैं, वो पतंगे उड़ाते हैं, बीच पे चले जाते हैं और पतंगे उड़ाते हैं। तो उन्होंने एक पूरा क्लब भी बनाया हुआ है इस तरह का। तो वहां पर ये हुआ कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त ने वो पेचे शेचे लगा रहा था, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा यार तुम ना पेचे करना, तुमसे नहीं होगा, ठीक है, तो तुम ना करना, तुम ये ऐसा करो, ये चरखी पकड़ो। इस बात पे उसने कहा जी मेरा तो बड़ा काम मेरा है, मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे ज़हनी परेशानी हुई कि मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया है। इस बात पर अगले ने एक अदालत के अंदर जाकर जो है वो अपना दावा दायर कर दिया और जज ने उसके ऊपर पूरी, मैं बड़ी अहम तरीन बात आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोई इस तरह की बात नहीं बता रहा हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जज साहब ने दलाइल सुने, जज साहब ने दलीलें सुनी और दोनों पार्टीज की सुनी और सारा कुछ हुआ। तो जज ने बड़े कानूनी सवालात उठाए। उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो क्लब बना है, इस क्लब की मेंबरशिप हासिल करने के क्या पैरामीटर्स है, कौन से यानी कि क्या हो तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं, फिर किन बुनियादों पर, क्या वो आपने वो जो बहुत बड़ा प्लेयर है जी, वो बड़ा प्लेयर उसको कैसे माना जाएगा, उसके आपने क्या पैरामीटर सेट किए हुए हैं। ऐसे कानूनी सवाल पूछे गए। नाज़रीन किराम, सवाल क्या है, गुड्डी उड़ाने का केस है। एक बंदे ने कह दिया नहीं तेरे से गुड्डी नहीं उड़ेगी, उन्हें क्या तेनू दस नाम है, वो अदालत चला गया। और उसके ऊपर जज सवाल क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है क्या पैरामीटर्स हैं, मुझे ये बताओ। नाज़रीन किराम, यहां पर गुड्डी उड़ाने के लिए, मेंबर बनने के लिए उस क्लब में जज पूछता है पैरामीटर क्या है। हमारा जज चीफ जस्टिस को पीछे करके, यानी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नहीं, या मियां गुल हसन औरंगजेब नहीं, इस तरह से बनना था, उनको पीछे करके 15वें नंबर में मौजूद एक जज को लाहौर हाईकोर्ट से उठाकर ले आता है और ये नहीं पूछता कि बताओ तुम्हारा, यानी ये उससे कोई सवाल नहीं कर सकता कि ये पैरामीटर क्या है, आपने किस तरह से डिसाइड किया कि ये लाहौर हाईकोर्ट के ये 15वें नंबर का जज जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के अहल है। आपने क्या वो उसमें खसूसियात देखी, आपने क्यों तय किया, आपने 15वां नंबर ही क्यों चुना, आपने 14वां 13वां 12वां 9वां 8वां 7वां 6वां क्यों नहीं चुना। आप चीफ जस्टिस से पूछ सकते हैं, आगे खी करके हंस देंगे, इधर उधर की कर देंगे। इसलिए हैं आप दुनिया के घटिया तरीन लेवल पर, इसलिए हमारी जुडिशरी है दुनिया के घटिया तरीन लेवल पर कि बरतानिया का जज गुड्डी उड़ाने वाले क्लब का मेंबर बनने के लिए भी पैरामीटर पूछता है। हम आला तरीन अदलिया के अंदर आला तरीन जज तैनात करने के लिए भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके जज
तैनात कर रहे हैं। अकड़ बकड़ बम्बे वो किया ना, फोन ही आया ना पीछे से, चुन लो, कहानी हो गई है। तो कैमरन मेकिन साहब का ये सवाल जो है वो नाज़रीन किराम सलामत रह गया, मौजूद रह गया। या अफरीदी साहब के पास इसका जवाब नहीं है। तो ये कहानी है। अच्छा जनाब, बहुत सारे लोग जी वो ने कहा जी कल उन्होंने बड़ी बातें की, उन्होंने कहा जी ये हो गया जी वो हो गया, ये जजेस जो है ना वो इस तरह से आने थे, वो उस तरह से आने थे, ये तो पहले भी हो चुके हैं, जज आ चुके हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ये पहले भी इस तरह से जो है ना वो जजेस आते रहे हैं और ये कोई नया तरीका कार नहीं है। तो नाज़रीन किराम इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर कुछ कानूनी माहिरीन ने ना बड़ी बात बताई, ने कुछ जजेस के नाम बताए ना कि वो फलां टाइम पे फलां आया था, फलां टाइम पे फलां आया था। तो ये सलाउद्दीन अहमद साहब हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, ये लॉयर भी हैं और इन्होंने इसके ऊपर पूरी तारीख बताई। इन्होंने कहा जी सरदार असलम और मोहम्मद बिलाल को मुशर्रफ पीसीओ तरामीम के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया था और दोनों ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दे दिए थे। और जब 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर वजूद में आई तो इकबाल हमीदुर्रहमान को लाहौर हाई कोर्ट से बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहला सीजी इसलिए ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उस वक्त उसमें कोई जज नहीं था, यानी कि बनाया इसलिए गया था क्योंकि उसमें कोई जज नहीं था, और जो पहले गए थे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिए थे। ए पे ही सारा कहानी। तो ये नाज़रीन किराम अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। ये अब तक की खबरें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।